नमस्कार, 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री आज काशी तमिल संगमम का करेंगे उद्घाटन। अपने संदेश में पीएम ने कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर होगा जिसमें भारत की सांस्कृतिक जुड़ाव और तमिल भाषा की सुंदरता का संगम होगा। बनारस स्टेशन पर मध्यरात्रि में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु से आए अतिथियों का किया भव्य स्वागत। ढोल नगाड़े और मंत्रोच्चार के बीच अतिथियों का किया गया सम्मान। प्रधानमंत्री आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पहले ग्रीनफील्ड डोनी पोलो हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। ईटानगर का ग्रीनफील्ड डोनी पोलो हवाई अड्डा 640 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है विकसित। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कल 23वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम में की शिरकत। का राष्ट्रीय सुरक्षा एक सामूहिक उद्यम है। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और बात करते हैं काशी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपनी ट्विटर हैंडल पर तमिल संगमम कार्यक्रम का एक वीडियो शेयर किया है। अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि वाराणसी में होने वाले काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर वो बहुत उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा भव्य और ऐतिहासिक अवसर होगा जिसमें भारत के सांस्कृतिक जुड़ाव और तमिल भाषा की सुंदरता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि काशी तमिल संगमम का मकसद तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाना है। वाराणसी ही नहीं, आसपास के जिलों में भी इसको लेकर उत्सुकता और उत्साह है। Sacredness, spirituality, and sense of bliss. These threads connect the two diverse civilizations of India, Varanasi and Tamil Nadu. यानम उरे यावरुम केडीर, यानी हम सभी स्थानों के लिए अपनेपन का भाव रखते हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं। The confluence between the two dates back to centuries. Come, let us rediscover the connection of our traditions and shared heritages at Kashi Tamil Sangamam in Varanasi from 17th November to 16th December. और तमिलनाडु से वाराणसी पहुंचे अतिथियों का बनारस स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया। शनिवार मध्यरात्रि करीब 1 बजे तमिलनाडु से चली ट्रेन बनारस पहुंची, जिसका केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वागत किया। उत्तरंग दक्षिण भारतीय संस्कृति को सहेजे हुए काशी तमिल संगमम की पहली ट्रेन से उतरते हुए अतिथियों का काशी की परंपरा के अनुसार ढोल नगाड़े, मंत्रोच्चार और फूल माला के साथ स्वागत हुआ। स्वागत से अभिभूत सभी प्रतिनिधियों के चेहरे आधी रात में खुशी से खिले हुए नजर आ रहे थे। रामेश्वरम से चलकर बनारस पहुंची इस ट्रेन को 17 नवंबर को तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि और केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन द्वारा चेन्नई एग्मोर स्टेशन पर बनारस के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। I'm a law student studying at Shastra University, and we're here for the Kashi Tamil Sangamam. We've traveled by train from Tirchi to Varanasi, and the reception here has been amazing. At every station we stop, we've been received very well by your people, and we're really looking forward to the experience here. And we believe that the cultural experience, the immersion here is going to be amazing, and we're really looking forward to it. We're very grateful for this opportunity for coming here. Everything has been excellently arranged, and we're really looking forward to it. और काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में शामिल होने आए सभी अधिनम का कल वाराणसी में भव्य स्वागत किया गया। डमरुओं की डिमडिम और हर हर महादेव के उद्घोष के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर में तमिलनाडु के 9 आदिनम ने पूजा अर्चना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि काशी और तमिल के बीच सदियों पुराना रिश्ता रहा है, अब इसे नए सिरे से पुनर्जीवित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस आयोजन के माध्यम से कवि सुब्रमण्यम भारती जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। धाम के निरीक्षण के दौरान महंतों ने कहा कि मां गंगा के तट पर बसी भगवान शंकर की ये नगरी अद्भुत है। आदिनम ने कहा कि 6वीं शताब्दी में उनके मठ के प्रतिनिधि काशी आए थे। धर्मपुरम, आदिनम मठ और काशी का गहरा संबंध रहा है।
डमरू की ध्वनि और हर हर महादेव के जय घोष के साथ ही श्री काशी विश्वनाथ धाम में तमिलनाडु से आए विशिष्ट संतों यानी आधीनम का पुष्प वर्षा करके केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वागत किया। बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन अर्चन और परिक्रमा करके ये समूह पहुंचा शंकराचार्य चौक, जहां पर एक विशेष कार्यक्रम में सभी आधीनम का पुष्पार्पण और अंग वस्त्रम से स्वागत किया गया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में ये काशी तमिल संगमम का आयोजन समूचे देश के लिए सांस्कृतिक गौरव का विषय है। There is a very civilizational link between Kashi and Tamil Nadu. Tamil Nadu is one among the oldest civilization of our country. In our country, there are few cities, few habitation like Kashi, like Tanjavur, like Madurai. They all are cities and habitation of 1,000 years ago. दिव्य भव्य श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में इस समारोह का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में श्री काशी विश्वनाथ धाम और काशी विद्वत परिषद द्वारा किया गया। दक्षिण की संत परंपरा में आधीनम का विशिष्ट स्थान है, जिन्होंने सनातन धर्म को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए अकथनीय योगदान दिया है। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। एक साथ एक समय पे 9 आधीनम एक साथ आ रहे हैं, यही एक बहुत बड़ा विषय है। और वे काशी आ रहे हैं, शिवजी के सामने आ रहे हैं, वो और एक बड़ा विषय है। और काशी तमिल संगमम के इस अवसर पे उन सभी आधीनम संतों का काशी विद्वत मंडली के द्वारा वेदोक्त मंत्र उच्चारण के साथ साथ आधीनम संतों का सम्मान होना, ये एक बहुत अहम विषय है। काशी के विद्वत जनों ने उन्मुक्त कंठ से दक्षिण से आए संतों का स्वागत किया, जिनका मानना है कि यह आयोजन राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये बहुत अद्भुत भव्य और दिव्य आयोजन है। ये पहली बार काशी में काशी तमिल संगमम के नाम से आयोजित किया जा रहा है, जो यहाँ कभी हम लोगों ने न देखा था न सुना था। आज काशी विद्वत परिषद और काशी की जनता, काशी के विद्वान, काशी के संत सब अपने आप को अहोभाग्य समझ रहे हैं। अद्भुत आयोजन के साक्षी बने आमजन और तमिल समुदाय ने इस आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। यह काशी के लिए एक गौरव का क्षण है और यह काशी विश्वनाथ धाम जिसका प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया था और जो कल्पना प्रधानमंत्री जी का था, आज वो सब साक्षात्कार कर रहे हैं हम कि उत्तर से दक्षिण का जो संबंध है ये भारतीय संस्कृति को और मजबूत करने का काम करेंगे। ये अभी पहली बार 9 आधीनम आए हैं यहाँ पे हमारे काशी के विश्वनाथ मंदिर में। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। ये हमारे संस्कृति के लिए बहुत बड़ा संभव है, तो इसीलिए यहाँ काशी के वासी लोग भी बहुत खुश है। ये बहुत अच्छा आयोजन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है देश के लिए भी, तमिल भाषा के लिए भी और पूरे के पूरे हमारे सारे भाषाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में काशी तमिल संगमम की पूर्व संध्या पर संतों और प्रबुद्ध जनों का ये समागम और सत्कार हमारी अतिथि देवो भव की परंपरा को नया आयाम देती है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के शंकराचार्य चौक पर अद्भुत समागम हुआ, जब काशी विद्वत परिषद, काशी के प्रबुद्ध जन और साथ ही साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु से आए 9 आधीनम को स्वागत किया। यह अद्भुत मिलन है उत्तर और दक्षिण की बौद्धिकता का, और साथ ही साथ ये विलक्षण इस मामले भी है क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब इतनी बड़ी संख्या में काशी की धरती पर तमिलनाडु से आधीनम आए हैं। कैमरा पर्सन संदीप मूर्ति के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, श्री काशी विश्वनाथ धाम, काशी। और उत्तर और दक्षिण भारत की परंपराएं किस तरह से दोनों दिशाओं को एक सूत्र में पिरोई हुई हैं, ये एक कौतूहल का विषय है। पेश है खास रिपोर्ट।
विश्वेश्वर नाथ से रामेश्वरम तक की यात्रा भले ही आज नजदीक दिखाई देने लगी हो, लेकिन साधनों के अभाव में एक समय ऐसा था जब लोग पैदल ही यात्राएं किया करते थे। लेकिन इसके पीछे एक कठोर मान्यता और आस्था थी। सनातन धर्मावलंबी कार्यों को तभी पूर्ण कर सकता है जब वो रामेश्वरम की मिट्टी से काशी के गंगा तट पर शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना करे, उसे माँ गंगा में प्रवाहित करे और उसके बाद गंगा जल ले जाकर रामेश्वरम में भगवान शिव का जलाभिषेक करे। यह मान्यता कितनी पुरानी है ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उसी उत्साह और उसके साथ आज भी पूरे तौर पर लोगों के बीच दिखाई देती है। यहाँ पर तमिलनाडु से आया धार्मिक समूह आज उसी अनुष्ठान में तल्लीन है। रामेश्वरम की मिट्टी से यहाँ पर गंगा के तट पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बनाया गया है, जिसकी पूजा अर्चना की जा रही है। पूजन के बाद इसे गंगा में प्रवाहित किया जाएगा। सबकी मंगल कामनाओं के आशीर्वाद के साथ माँ गंगा से जल भरकर उसे रामेश्वरम ले जाया जाएगा। இப்போ நம்ம இந்தியா கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குற இந்த விஷயத்துல ட்ரெயினும் சரி ஃப்ளைட்டும் சரி இங்க பூஜையும் சரி இங்க எங்களுக்கு கங்கா ஆர்த்தியும் சரி ரொம்ப சிறப்பா எங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்க। अच्छा इंडियन गवर्नमेंट इसमें जो वहाँ से मिट्टी लेके आके इधर शिवलिंग बनाता है, शिवलिंग बना के इधर पूजा करता है। इधर पूजा करने के बाद वो मिट्टी के लेके जाके गंगा में उसको मिला देता है। ये इधर का अभी पूजा चल रहा है। अभी इधर का जो गंगा जल है यहाँ से लेके जाएगा उधर रामेश्वरम में लेके जाके उसको उधर जाके उधर जो पुजारी का पद देने से उन लोग क्या करेगा उधर को उसको अभिषेक करेगा। अभिषेक करने के बाद उधर हम लोग फिर रामेश्वरम जाएगा। यहाँ से जाने के बाद ये एक हफ्ता के अंदर रामेश्वरम पे ही जाएगा। हम लोग जो रामेश्वरम जाने के बाद कंप्लीट हो जाएगा ये जो यात्रा है। उत्तर और दक्षिण की आस्था की वही डोर है जो हजारों वर्षों से उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम को एक रूप भारत के रूप में दर्शाती है। मान्यताएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, काशी है, कावेरी है, भगवान विश्वनाथ है, भगवान रामेश्वरम है। उनकी आस्था ही उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम का मिलन कराती रही है। दोनों संस्कृतियों का यही मिलन का मूर्त रूप है काशी तमिल संगमम, जिसको लेकर लोग उत्साहित हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की राह को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पहले ग्रीनफील्ड डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। ईटानगर का ग्रीनफील्ड डोनी पोलो हवाई अड्डे को 640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इस हवाई अड्डे के निर्माण से क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यह क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन विकास के लिए एक मजबूत सेतु का कार्य करेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की राह को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री कल अरुणाचल दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण कदम के तहत अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पहले ग्रीनफील्ड डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। अरुणाचल प्रदेश यानी सूरज का घर, और इस हवाई अड्डे का नाम भी अरुणाचली भाषा में सूर्य यानी डोनी और चंद्रमा यानी पोलो के प्रति सदियों पुरानी स्वदेशी श्रद्धा को दर्शाता है। ईटानगर का डोनी पोलो हवाई अड्डा 640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इस हवाई अड्डे के निर्माण से क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा और ये क्षेत्र में व्यापार तथा पर्यटन विकास के लिए एक मजबूत सेतु का कार्य करेगा। इस हवाई अड्डे के निर्माण से अरुणाचल प्रदेश के आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा 690 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसके
इस एयरपोर्ट के उद्घाटन से बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है। एक और एयरपोर्ट हमारे नॉर्थ ईस्ट में हवाई सेवाओं से जुड़ गया है। यहाँ से जल्दी इसी महीने में कोलकाता से हवाई कनेक्टिविटी आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ईटानगर में विकास परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 8,450 करोड़ रुपए से अधिक लागत से विकसित 600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से न केवल अरुणाचल प्रदेश की बिजली की जरूरत पूरी होगी, वरन कई महत्वपूर्ण योजनाओं को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश को आवश्यकता से अधिक बिजली वाला प्रदेश बनाएगी। और काउंटर टेररिज्म पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी आतंकवादी हमलों का एक समान विरोध होना चाहिए और कार्यवाही भी एक जैसी होनी चाहिए। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि किस तरह दुनिया के सभी देशों के अर्थतंत्र को कमजोर करने का भी काम कर रहा है आतंकवाद। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर को संबोधित किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में आतंकवाद को मिलने वाले धन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी विचार विमर्श किया जा रहा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। वे उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। पीएम ने कहा कि आतंकवाद के मददगारों की पहचान होना जरूरी है। Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological, and financial support to them. International organizations must not think that the absence of war means peace. Proxy wars are also dangerous and violent. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश ने आतंक की विभीषिका का सामना बहुत पहले से किया है। दशकों से अलग अलग रूपों में आतंकवाद ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसकी वजहों से हमने हजारों कीमती जानें गंवाई, लेकिन हमने आतंकवाद का बहादुरी के साथ मुकाबला किया है। Our country faced the horrors of terror long before the world took serious note of it. Over the decades, terrorism in different names and forms tried to hurt India. We lost thousands of precious lives, but we have fought terrorism bravely. आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सभी आतंकी हमलों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समान एकीकृत रवैये से ही आतंकवाद को हराया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी आतंकी हमलों के खिलाफ समान गुस्सा और समान कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए एक और व्यापक और सक्रिय प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। If we want our citizens to be safe, then we cannot wait until terror comes to our homes. We must pursue terrorists, break their support networks, and hit their finances. सम्मेलन के पहले सत्र की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि आतंकवादी युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और वित्तीय संसाधन जुटाने के नए तरीके खोज रहे हैं, जिस पर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हमने कई बार देखा है कि कुछ देश आतंकवादियों का बचाव करते हैं और उन्हें पनाह भी देते हैं। किसी आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्व और ऐसे देश अपने इरादों में कभी सफल न हो सके।
2 दिवसीय सम्मेलन में 72 देशों के 450 से ज्यादा प्रतिनिधियों और मल्टीनेशनल एजेंसियों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। 19 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने वाले विभिन्न देशों और संगठनों के लिए आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण पर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रभावशीलता के साथ साथ उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक कदमों पर विचार विमर्श करने का ये एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और लखनऊ से सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ में आयोजित 23वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम में शिरकत की। लखनऊ में मुख्य न्यायाधीशों के 23वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा शून्य राशि का खेल नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण सामूहिक उद्यम सभी के लिए फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के साथ भारत की साझेदारी संप्रभु समानता और आपसी आर्थिक विकास पर आधारित है। उनका मानना है कि बहुसंरेखित नीति से साझा जिम्मेदारी और समृद्धि आएगी। उन्होंने कहा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जो आने वाले समय के लिए सुरक्षित, महफूज और न्यायपूर्ण हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे कई बहुपक्षीय संगठन वैश्विक व्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसे साझा हितों और सभी के लिए साझा सुरक्षा के स्तर तक बढ़ाने की जरूरत है। और अब बात करेंगे कानपुर की। जनपद कानपुर नगर पहुंचे उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कानपुर के समग्र विकास हेतु महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि कानपुर की जनता की समस्याओं की मॉनिटरिंग करने का क्रम उनके द्वारा लंबे समय से किया जा रहा है। कानपुर महानगर के महत्वपूर्ण विषयों में लगभग 10,000 करोड़ रुपए के ट्रैफिक और विकास से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि दशकों से लंबित थे। इन सभी पर अब तेजी से काम किया जा रहा है। क्योंकि कानपुर शहर की जिम्मेवारी हम सब जनप्रतिनिधियों को पर आती है। सौभाग्य से सरकार है और सरकार के साथ काम करने वाले ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन जनता की समस्याओं की मॉनिटरिंग करने का ये क्रम मैं 1991 से कर रहा हूं। अध्यक्ष बनने के बाद भी मैंने 2 मीटिंग करी थी, आज तीसरी मीटिंग है। इसमें कानपुर महानगर के जो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण विषय हैं, अभी मैं दिल्ली गया था तो माननीय मंत्री जी से मिला था, श्री नितिन गडकरी जी से। रिंग रोड हमारे 4 सेक्शंस में 4 भागों में बटी है। एक भाग का टेंडर हो रहा है, दूसरे का 15 दिन में शुरू हो जाएगा और तीसरा चौथा भी जनवरी तक ये सारे के सारे काम टेंडर के प्रोसेस हो जाएंगे। लगभग 10,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जो पिछले कई दशकों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। अब मूर्ति रूप लेकर कानपुर महानगर की एक बहुत बड़ी समस्या जो ट्रैफिक की है और डेवलपमेंट की है, उसमें रिजॉल्व होगी। और जो विभिन्न समस्याएं हैं जो कानपुर से संबंधित हैं, सड़कों से संबंधित, बिजली से संबंधित, पुलों से संबंधित, सिंचाई से संबंधित, सबकी मॉनिटरिंग यहाँ पर हुआ है। और प्रदेश के खाद्य, रसद और नागरिक आपूर्ति मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने करनेलगंज और गोंडा सदर मंडी में स्थित धान क्रय केंद्र का आज निरीक्षण कर किसानों से बातचीत की। उन्होंने धान क्रय केंद्रों पर किसानों को मिल रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि धान क्रय केंद्रों पर किसानों को धान की फसल का उचित मूल्य मिल रहा है। राज्य मंत्री ने बताया कि कोरोना काल से ही सरकार द्वारा गरीबों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विगत लगभग 5.5 वर्षों से गरीबों और किसानों के लिए तमाम ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कार्य किए गए। विगत लगभग 28 माह से कोरोना संकट से लेकर आज तक हम निःशुल्क राशन का वितरण कर रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे पात्रों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, उनको राशन कार्ड मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। और किसानों की जो इस वर्तमान में जो धान खरीद चल रही है, गोंडा जनपद में आज करनेलगंज मंडी और सदर मंडी में जो धान क्रय केंद्र संचालित है, उनका निरीक्षण किया गया है। किसानों को का सत्यापन 24 घंटे के अंदर, भुगतान खरीद के 48 घंटे के अंदर हो और सभी किसानों को MSP पर उनको अधिक से अधिक लाभकारी मूल्य मिले, इसके आज निर्देश दिए गए।
और अब बात संभल की कर लेते हैं। संभल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई में हेल्थ एटीएम मशीन का उद्घाटन प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने किया। उन्होंने बताया कि इस हेल्थ एटीएम से आम जनमानस को काफी सुविधा मिलेगी और साथ ही कम समय में बहुत सारी जांचें की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रदेश सरकार हमेशा कटिबद्ध है। राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि जनपद की पहली मशीन लगाई गई है और आगे और भी मशीनें जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन, डायलिसिस मशीन लगाई जाएंगी। संभल जिले की मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस हेल्थ मशीन से शुगर, बीपी, पल्स रेट, हीमोग्लोबिन, वजन और हाइट की जांच आसानी से कराई जा सकेगी। देखो, आज जिस मशीन का उद्घाटन हमने किया है और मैंने स्वयं से ही उसका शुभारंभ किया है। इसमें ब्लड प्रेशर की भी जांच होगी, इसमें शुगर की भी जांच होगी और जो बीमारियों से संबंधित मामले हैं सब इसमें जांच की जाएगी और बहुत संतोष तरीके से यहाँ पे जांच की जाएगी। जिसमें हमारे इसमें 32 जाँचें हैं, जिसमें 32 जाँचों का ब्यौरा दिया हुआ है और सारी जाँचें इसमें की जाएगी। ये हेल्थ एटीएम है कि इससे आपको एक ही बारे में बहुत सी एक टाइम में बहुत सी जांचों की रिपोर्ट मिल जाएगी। तो इसमें खड़े होने से आपको वेट भी मिलेगा, हाइट भी मिलेगी, आपकी विजन भी चेक हो जाएगी, आपका बीपी चेक हो जाएगा, पल्स, SpO2 चेक हो जाएगा, बॉडी वेट, कितना पानी है, कितनी फैट है और कितना बोन मास है और कितना जो है उसके अलावा जो है ब्लड ग्लूकोज चेक हो जाएगा, हीमोग्लोबिन चेक हो जाएगा, बायोमेट्रिक की जितनी चीज़ें होंगी ये सब जो होती बायोकेमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी। तो काफ़ी चीज़ें इसमें चेक हो जाएंगी आपकी। और अब बात जलवायु परिवर्तन की कर लेते हैं। विश्व बाल दिवस के उपलक्ष्य में बेसिक शिक्षा विभाग और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जलवायु परिवर्तन पर बाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में 300 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय के बच्चों ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित अपना मांग पत्र प्रदेश के बेसिक शिक्षा प्रमुख सचिव दीपक कुमार को दिया। बच्चों ने जलवायु परिवर्तन को स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ने और इसके दुष्प्रभाव को कम करने के प्रति कदम उठाने की मांग की है। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए यूनिसेफ नई दिल्ली के शिक्षा विशेषज्ञ रामचंद्र राव बेगुर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के विषय में बच्चों को जागरूक करने के लिए 12 से 18 अक्टूबर के बीच उत्तर प्रदेश के 20 जिलों के 240 उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में एक अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रति बच्चों को जागरूक करना और इसके लिए सक्रिय भूमिका निभाने के लिए बच्चों को प्रेरित करना है। कार्यक्रम में क्लाइमेट चेंज वॉरियर पुस्तक का विमोचन भी किया गया। ये प्रयास हमें पूरे राज्य में अन्य स्कूलों में भी ले जाया जाना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ाई का ही एक अंग है। अपने वातावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी जो है समाज की, उसके प्रति बच्चों को जागरूक करना और जितनी जल्दी वो जागरूक हो जाए उतना ही अच्छा, क्योंकि वो फिर उसमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं, उसमें अपना योगदान देने लगते हैं। संसाधनों का पूरा उपयोग ताकि कुछ वेस्ट न हो, चाहे वो पेट्रोल हो या बिजली हो या भूगर्भ जल हो। और प्रधानमंत्री आज काशी तमिल संगमम का करेंगे उद्घाटन। अपने संदेश में पीएम ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा जिसमें भारत की सांस्कृतिक जुड़ाव और तमिल भाषा की सुंदरता का संगम होगा। बनारस स्टेशन पर मध्यरात्रि में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु से आए अतिथियों का किया भव्य स्वागत। ढोल, नगाड़े और मंत्रोच्चार के बीच अतिथियों का किया गया सम्मान। प्रधानमंत्री आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पहले ग्रीनफील्ड डोनी पोलो हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। ईटानगर का ग्रीनफील्ड डोनी पोलो हवाई अड्डा 640 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है विकसित। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कल 23वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा एक सामूहिक उद्यम है। तो खबरों में अभी बस इतना ही। नमस्कार।